स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइनेप्स। लेकिन साइनेप्स से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको याद दिला दें कि हमने अभी तक जो न्यूरॉन के बारे में पढ़ा वो ये था कि ये सेंसरी न्यूरॉन है और इसका ये डेंड्राइट था, ये इसकी सेल बॉडी थी, ये इसका एक्सोन था और इस एक्सोन का वास्ता अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से पड़ता है। ये अगला न्यूरॉन कौन सा है? इंटर न्यूरॉन। इस इंटर न्यूरॉन के इस तरफ वालों को हम डेंड्राइट्स, इस तरफ वालों को एक्सोन कहते हैं। इसके एक्सोन का वास्ता मोटर न्यूरॉन के एक्सोन से डेंड्राइट से पड़ता है। और यहाँ अब आज हमने ये डिस्कस करना है कि एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक मैसेज कैसे शिफ्ट होता है। क्या ये तार जिस तरह बिजली के तार जुड़ते हैं इस तरह जुड़े हुए हैं या कुछ और है? तो इस जंक्शन पॉइंट को साइनेप्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं साइनेप्स इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन axons of one neuron and dendrites of the next neuron या other neuron, having a microscopic gap, यानी इस जंक्शन में बहुत बारीक सा माइक्रोस्कोपिक गैप मौजूद होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये साइनेप्स रिसेप्टर और इफेक्टर के दरमियान भी है, रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान भी है, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान भी है, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान भी है, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान भी है। तो 1, 2, 3, 4 साइनेप्स, 4 जगह पर साइनेप्स है। तो साइनेप्स को डिफाइन मैं दोबारा करता हूँ, क्या था ये? जंक्शन पॉइंट बिटवीन द एक्सॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट का हो तो बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद वाले के साथ हैविंग अ माइक्रोस्कोपिक गैप, यानी इस जंक्शन में बहुत बारीक सा माइक्रोस्कोपिक गैप मौजूद होता है, इसको कहते हैं साइनेप्स। अब मैं एक और तरह से इसी बात को यूं बताता हूँ, थोड़ा तवज्जो करें बेटा। देखें ये एक न्यूरॉन है, फर्ज कर लें इसका ये डेंड्राइट एक्सोन है और दूसरा न्यूरॉन ये है और इसका ये डेंड्राइट है। इन दोनों को अगर हम सरसरी देखें तो बारीक फाइबर की तरह लगता है, लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम जरा बड़ा करके देखें, मैग्नीफाई करके देखें तो ये हमें कैसे नजर आता है। मसलन अगले का एक्सोन इस तरह से है, वो एक नोब लाइक एंडिंग पर खत्म होता है, यानी ये मैं क्लियर कर पा रहा हूं, देखने में हमें ये फाइबर की तरह लग रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखो तो ये फाइबर फूला हुआ है एंड पर। इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक नोब, प्री साइनेप्टिक नोब कहते हैं इसको। इसके बरक्स जो दूसरा न्यूरॉन हमें नजर आता है, इसका ये हिस्सा किस तरह का है? ये इस तरह से। इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमें देखने में ये दोनों एक जैसे लग रहे थे, जब गौर से देखा तो पता चला ये दोनों एक जैसे नहीं है। एक नोब लाइक है, एक डिस्क लाइक है, और इन दोनों के दरमियान गैप भी मौजूद है। इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यही असल में साइनेप्स है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हो गया, यहां तक क्लियर है। अब पहले उस न्यूरॉन पर थोड़ी सी बात और करें। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या नोब के अंदर दो अहम चीजें हैं। एक, इसके यहां पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके नीचे जो फैला हुआ हिस्सा है वहां पर लातादार गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, थैलियां।
इन थैलियों को कहा जाता है प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स। प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मखसूस केमिकल्स हैं जिनको यहां भर के रखा गया है। एक तो ये नुक्ता याद रखना था। दूसरा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो डिस्क लाइक शेप बनी है उसमें लातादार प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेल मेम्ब्रेन ही है और हम समझाने के लिए इसको यूं बनाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कहा जाता है रिसेप्टर्स, बल्कि कहना चाहिए पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स कहिए, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। इनको रिसेप्टर क्यों कहा? क्योंकि ऊपर से जो न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे उनको ये कैच करेंगे। बस इतनी सी स्ट्रक्चर थी। अब मैकेनिज्म बताने वाले हैं। मैं मैकेनिज्म से पहले आपको फिर ये रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें पहली लुक में दो न्यूरॉन, एक का एक्सोन दूसरे का डेंड्राइट आमने सामने देखने को मिले। दोनों शक्ल में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन जब हमने इनको मैग्नीफाई किया तो पता चला कि ये एक जैसे नहीं है। पहला वाला फूला हुआ है जिसको हमने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहा, प्री साइनेप्टिक नोब भी कहा। दूसरा डिस्क टाइप हो गया था, उसको हमने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा। प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर जो नैरो पार्ट था उसके करीब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं और उनसे नीचे बहुत सारी थैलियां हैं जिनको हमने प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा। उन वेसिकल्स के अंदर क्या मौजूद था? न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल स्टोर थे। और दूसरी तरफ जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके इस पोर्शन में क्लेफ्ट, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है दोनों का मजमूआ। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जिनको हमने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स कहा। ये रिसेप्टर किसको रिसीव करेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के या वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर थे उनको रिसीव करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आएगी। अब ये काम कैसे करते हैं ये जरा सबसे पहले आप ये जहन में रखें। ये न्यूरॉन में नर्व इंपल्स चलता है। नर्व इंपल्स जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हो तो क्या होता है? बाहर मोर पॉजिटिव, अंदर मोर नेगेटिव। लेकिन इसके करीब आकर हो गया है ये मोर पॉजिटिव इनसाइड, मोर नेगेटिव आउटसाइड। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस हिस्से को क्या कहेंगे? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसके आखिर में पहुंच गई, इट एक्टिवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तवज्जो करना पड़ेगा। यहां पर क्या पहुंचा? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट किया। उन्होंने क्या किया? एनर्जी रिलीज की। उस एनर्जी की मदद से प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स को धक्का दिया। धक्का देने के बाद जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इस नोब की मेम्ब्रेन को टच करेगी वो ओपन हो जाएगी। इसके ओपन होने से इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो रिलीज हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को इन रिसेप्टर ने रिसीव किया। जब ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर रिसेप्टर को टच करेंगे तो दे विल एक्ट एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। लिहाजा यहां जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो रिवर्स होकर किस में तब्दील हो जाएगी? एक्शन मेम्ब्रेन में या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील हो जाएगी और इंपल्स यहां से आगे चलेगा। ये मैकेनिज्म है। अब यहां पर आपको याद हो तो कल हमने जिक्र किया था सबसे स्लो जो नर्व इंपल्स पास होती है वो साइनस में है। तो क्यों होती है आपको पता चल गया ना। रवानी के साथ इधर तो पहुंची थी, उसने इनको एक्टिवेट किया, इन्होंने एटीपी बना लिया, एटीपी से इस थैली को धक्का दिया गया, फिर थैली रप्चर हुई, केमिकल इधर आए, इधर आके उन्होंने जब सारे एक्ट करेंगे तभी ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करेगी और फिर यहाँ पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगा।
इसीलिए 3 सेकंड पर सेकंड पर 3 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ करंट आगे शिफ्ट होगा इधर से इधर। अच्छा, इधर क्या हुआ, एक और काम हुआ। जो ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ हर रिसेप्टर से रिलेटेड एक एंजाइम है, वो इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर को उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर वेरी शॉर्ट लाइफ्ड, उनको फौरन तबाह करना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि अगर इनको तबाह ना करते तो दे विल रिमेन एक्टिंग एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो यहाँ से मुसलसल नर्व इम्पल्स आगे चलता है। इसकी मिसाल आपको यूं बता दूं, गाड़ी के हॉर्न को जब दबाया जाता है तो हॉर्न बजता है, हाथ हटा देंगे तो चुप हो जाता है। अगर हाथ से दबा के रखेंगे तो क्या होगा? हॉर्न बजता रहेगा। इसी तरह ये जब तक ये इनके साथ जुड़े हुए हैं नर्व इम्पल्स यहाँ से चलता रहे। तो नर्व इम्पल्स को इतना मुसलसल चलाने की जरूरत नहीं, हम उछल कूद करके हम आराम से बैठ ही नहीं सकते, ये इतना दरबदर खड़ा है। इसलिए इसको फौरन तबाह होना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स को तबाह किया जाएगा, नई धमनियाँ उधर एक्टिवेट होती रहेंगी और जब जब पीछे से इम्पल्स आएगा ये इम्पल्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई ये? अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर अपने असरात के लिहाज से दो तरह के हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने इफेक्ट के लिहाज से दो तरह के। कुछ को कहा जाता है एक्साइटेटरी इफेक्टर्स, कुछ को कहा जाता है इनहिबिटरी। नाम से जाहिर हो रहा है, एक्साइटेटरी वो हैं जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में शिफ्ट करने या एक्टिवेट करने का सबब बनते हैं। जबकि इनहिबिटरी वो है जब ये आएंगी तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन प्रोग्रेस भी थी तो वो रुक जाएगी। तो ये कौन कौन से हैं? इसमें जो बहुत मशहूर हैं इनमें से एक का नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, पहले इसका जिक्र करें। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, थोड़ा तवज्जो करें तो ये मोटर न्यूरॉन है और इससे आगे मसल जुड़ा हुआ है। मसल तो मोटर न्यूरॉन से एक्टिवेशन एनर्जी को या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के तौर पर काम करने वाला ये एसिटाइल कोलिन है, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ये एक्साइटेटरी है, यानी मसल्स को ये एक्टिवेट करता है। आगे इसका काम याद रखना है, इसी की रिप्लेसमेंट में निकोटीन काम है। निकोटीन का जिक्र मैं बाद में करूंगा। दूसरा यहाँ पर है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये हार्मोन्स भी है, न्यूरोट्रांसमीटर में है। सेरोटोनिन ये भी हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये सारे एक्साइटेटरी। हमें जो बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, मूड ठीक करने वाला ये है, एक्टिवेट करता है। जबकि इनहिबिटरी की एक मिसाल है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन को पेन किलर कहा जाता है, ये भी ब्रेन खुद प्रोड्यूस करता है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो नहीं है, अंदर ब्रेन के अंदर है। इसकी वजह से हमें पेन ये वो कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स फील करते हैं, इजी। इसी तरह एक और है GABA, गाबा, गामा स्टाइल ब्यूटेरिक एसिड इसका नाम है। इसके अलावा एक और है लाइसिन, ETC। ये सारे इनहिबिटरी हैं, यानी ये अगर इम्पल्स चल भी रहा होगा तो एक न्यूरॉन से दूसरे में शिफ्ट होने नहीं देंगे, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। इसके नतीजे में क्या होगा, मैसेज आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आ गया ये भी? तो इसके साथ ही हमारा जो नर्वस सिस्टम में इम्पल्स कैसे चलता है, कहाँ से कहाँ जाता है, वो सारा मुकम्मल हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा है
मेन नर्वस सिस्टम, वो किस तरह से काम करता है, उसके हिस्से क्या है। तो आपको एक स्केच बताता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना, ये याद रखना, ये जो MCQs हैं उसमें आते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब नर्वस सिस्टम को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका मेन जो हिस्सा है वो CNS कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी का दूसरा हिस्सा ये कहलाता है PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी अतराफ को कहते हैं, यानी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के नुमाइंदे हैं या एक्सटेंशंस हैं उनको PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के फिर 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर 3 हिस्से हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्टेक्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसको, बल्कि सेरिब्रम कहें तो बेहतर है, सेरिब्रम। मिड ब्रेन हमारा बहुत रिड्यूस्ड है, मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है। हाइंड ब्रेन के भी 3 हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा कहलाता है पोन्स, दूसरा हिस्सा मेडुला, बल्कि पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसका तीसरा हिस्सा सेरिबेलम। ये वापस इधर आ जाए तो लिम्बिक सिस्टम के फिर 3 हिस्से, इसमें है हाइपोथैलेमस, दूसरा है एमिगडेला, और तीसरा हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। ये पूरा लेआउट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो चीज है उन सबको नर्व्स कहा जाता है। नर्व्स को आगे हम पढ़ेंगे, ये बंडल्स ऑफ न्यूरॉन, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं। और नर्व्स अपने ओरिजिन के लिहाज से 2 तरह के, जो ब्रेन से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 तरह की, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। जबकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली ऑल मिक्स्ड। तो अभी सिर्फ हमने नाम बताया आपको, बाद में इनकी तफसील बताएंगे। जो मोटर नर्व्स हैं ये खुद 2 तरह के काम करती हैं। मोटर नर्व्स, इनके एक काम ऑटोनोमिक या सोमेटिक फंक्शंस हैं, दूसरे ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं, या इनसे मिलकर एक और सिस्टम बनता है जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फिर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका सिंपैथेटिक कहलाता है और दूसरा हिस्सा इसका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये हो गया जी हमारा पूरा लेआउट जो नर्वस सिस्टम के बारे में है। अब हमने इन सब को एक एक करके पढ़ना है।